आगे क्वेश्चन नंबर 82। अभिकथन ए, उत्पादन संभावना सीमा वक्र एक सीधी रेखा हो सकती है। तर्क आर, संसाधन विशेषीकृत नहीं है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के इनका प्रतिस्थापन किया जा सकता है। इसका आंसर है पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। व्याख्या, उत्पादन संभावना सीमा वक्र एक सीधी रेखा हो सकती है जब संसाधन विशेषीकृत नहीं है और बिना किसी अतिरिक्त लागत के इनका प्रतिस्थापन किया जा सकता है। सीधी रेखा के संदर्भ में साधनों के मध्य पूर्ण प्रतिस्थापन संभव होता है। ऐसे में एक वस्तु के निश्चित उत्पादन स्तर पर अन्य वस्तुओं को कितनी भी मात्रा में संयोग के रूप में बिना अतिरिक्त अवसर लागत के साथ उत्पादित किया जा सकता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है, अतः विकल्प एक सही उत्तर है। आगे क्वेश्चन नंबर 83। अभिकथन ए, अवमूल्य के परिणाम स्वरूप किसी अर्थव्यवस्था में व्यय परिवर्तन होता है। तर्क आर, अवमूल्यन भुगतान संतुलन के चालू खाते की संरचना को परिवर्तित करता है। इसका आंसर हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या, अवमूल्यन के परिणाम स्वरूप किसी अर्थव्यवस्था में व्यय परिवर्तन होता है। अवमूल्यन द्वारा घरेलू निर्यात वस्तुओं को अपेक्षाकृत रूप से सस्ता व आयात वस्तुओं का अधिक महंगा बनाया जाता है, जिससे निर्यात में वृद्धि तथा आयात में कमी आती है। अतः अवमूल्यन भुगतान संतुलन के चालू खाते की संरचना को परिवर्तित करता है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है, अतः विकल्प एक सही उत्तर है। आगे क्वेश्चन नंबर 84। अभिकथन ए, विकासशील देशों के आर्थिक क्रियाकलापों पर बाह्य दबावों का विशिष्ट महत्व होता है। तर्क आर, प्रबल और निर्भर देशों के बीच संबंध असमान पैटर्न को मजबूत करने के लिए गत्यात्मक होते हैं। इसका आंसर है दूसरा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस क्वेश्चन का व्याख्या है, विकासशील देशों के आर्थिक क्रियाकलापों पर बाह्य दबावों का विशिष्ट महत्व होता है। इन बाहरी ताकतों अथवा दबावों में बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु बाजार, विदेशी सहायता, संचार और कोई अन्य माध्यम शामिल है, जिसके द्वारा औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देश विदेशों से अपने आर्थिक हितों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। प्रबल और निर्भर देश के बीच संबंध असमान पैटर्न को मजबूत करने के लिए गत्यात्मक होते हैं, परंतु इस तर्क का विकासशील देशों के आर्थिक क्रियाकलापों पर बाह्य दबावों का विशिष्ट महत्व होता है, इससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, अतः विकल्प 2 इसका सही उत्तर है। आगे क्वेश्चन नंबर 85। यदि किसी उपभोक्ता की मांग फलन डी बराबर 10-2 है तो कीमत बराबर 2 पर उपभोक्ता अतिरिक्त क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 9। इसकी व्याख्या, उपभोक्ता अतिरिक्त किसी वस्तु की निर्दिष्ट मात्रा के लिए जो उपभोक्ता खर्च करना चाहता है तथा वस्तु उस के लिए किए गए वास्तविक भुगतान का अंतर है। यदि किसी उपभोक्ता का मांग फलन डी बराबर 10-2 है तो इसे निम्न समांकलन समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो इसे हम लोग इंटीग्रेट करके सॉल्व करते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप किया गया है और इसका आंसर आएगा 9। आगे क्वेश्चन नंबर 86। यदि 86 किसी उत्पादक का कुल लागत फलन C बराबर 10 + 5Q + 2Q स्क्वायर है, यदि कीमत 15 है तो समीकरण में उत्पादक की सीमांत लागत क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, 15। किसी उत्पादक का कुल लागत फलन C बराबर 10 + 5Q + 2Q स्क्वायर है, यदि कीमत 15 है तो उत्पादक की सीमांत लागत 15 होगी, जो कि कुल लागत फलन का उत्पादन के संदर्भ में अवकलन द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा TC है 10 + 5Q + 2Q स्क्वायर और P है
हमारा P दिया गया है P15। तो ये होता है P हो जाएगा प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब हम लोग इसका निकालेंगे MR, DQ से डिफरेंशिएट करेंगे और इसका MC निकालेंगे। इसका आंसर लाने के लिए MC = MR करेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 और 86 दोनों मैथमेटिकल क्वेश्चन है। इसको स्टेप बाय स्टेप आप लोग देख सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसे मैं अभी यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, हम लोग इसे स्किप करेंगे। मैं अगले वीडियो में मैथ का अलग से क्वेश्चन डाल दूँगी। आगे क्वेश्चन नंबर 87, लियोनतीफ की स्थैतिक प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और प्रौद्योगिकी साध्यता निम्नलिखित में से कौन सी शर्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, हॉकिंस साइमन शर्तें। इसकी व्याख्या है, हॉकिंस साइमन शर्तें लियोनतीफ की स्थैतिक प्रणाली की आर्थिक व्यवहार्यता और प्रौद्योगिकी की साध्यता की शर्त है। हॉकिंस साइमन की अन्य शर्तें निम्न हैं। लियोनतीफ अवयव के सभी अवयव धनात्मक होते हैं। तकनीकी गुणांक के सभी अवयव 1 से कम होते हैं। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे 88, रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित में से किसने सिंप्लेक्स विधि को विकसित किया था? इसका आंसर हो जाएगा 2, डेंजिंग। और इसकी व्याख्या है, डेंजिंग ने रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं के समाधान के लिए सिंप्लेक्स विधि को विकसित किया था। रेखीय प्रोग्रामन में रेखीय से तात्पर्य ऐसे संबंध से है जिसे एक सरल रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है तथा प्रोग्रामन का अर्थ सुव्यवस्थित योजना से है। उदाहरण के तौर पर उत्पादन को अधिकतम करने के लिए एक फर्म द्वारा सुव्यवस्थित योजना बनाई जाती है तथा इसमें किसी निश्चित उत्पादन के लिए न्यूनतम लागत संयोग का चुनाव किया जाता है। आगे, सिंप्लेक्स विधि एक अनुकूलन समस्या को हल करने के लिए एक रैखिक प्रोग्रामिंग में मानक तकनीक है। सामान्यतः इसमें एक फंक्शन और कई बाधाओं को असमानताओं के रूप में व्यक्त किया जाता है। असमानताएं एक बहुभुज क्षेत्र को परिभाषित करती है तथा समाधान सामान्यतः एक शीर्ष पर होता है। सिंप्लेक्स विधि संभव समाधानों के रूप में शीर्षों के परीक्षण के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 89, एक थैले में 5 लाल, 7 सफ़ेद और 3 हरी गेंद है। इस थैले से एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है तो उसमें हरी गेंद होने की क्या संभाव्यता है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, 1/5। तो इसकी व्याख्या है, प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है प्रायिकता बराबर संभाव्य परिणाम बटे कुल परिणाम। अर्थात एक गेंद को यादृच्छिक रूप से निकालने की प्रायिकता होगी 1/5 लाल गेंद, 7 सफ़ेद गेंद और 3 हरी गेंद। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/15। वही इस गेंद का हरी होने की संभावना होगी 3/15, यानी कि इसका सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/5। अतः इसका विकल्प 2 सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 90, यदि 5 वर्ष तक प्रति वर्ष किसी गांव विशेष में उन्हीं 100 परिवारों का एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया जाता है तो उसमें संग्रहित किए गए आंकड़ों का वर्णन किस रूप में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, पैनल आंकड़े। व्याख्या, यदि 5 वर्ष तक किसी गांव विशेष में उन्हीं 100 परिवारों का एक प्रतिदर्श सर्वेक्षण किया जाता है तो उसमें पैनल आंकड़ों के रूप में संग्रहित किए गए आंकड़ों का वर्णन किया जाएगा। पैनल आंकड़े किन्हीं चरों व समय के साथ
उनके व्यवहार के संदर्भ में जानकारी देते हैं, जबकि काल श्रेणी आंकड़े समय पथ या समय के साथ एक चर या चर के समूह के व्यवहार की जानकारी इंगित करते हैं। स्टॉक की कीमतें, पैसे की आपूर्ति, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सकल घरेलू उत्पाद आदि काल श्रेणी आंकड़े के उदाहरण हैं। अनुप्रस्थ काट आंकड़े एक निश्चित समय पर लिए विभिन्न चर जैसे व्यक्तियों, घरों, फर्मों या किसी अन्य सूक्ष्म इकाई का प्रतिदर्श होता है। संग्रहित काल श्रेणी आंकड़े काल श्रेणी आंकड़े और अनुप्रस्थ काट आंकड़े का मिश्रण है। उदाहरण के लिए 10 वर्षों में भारत के सभी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े। आगे क्वेश्चन नंबर 91। यदि वितरण मान 40 है, बहुलक 60 है और मानक विचलन 10 है तो विषमता का गुणांक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा -2। इसकी व्याख्या विषमता गुणांक को निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। विषमता गुणांक बराबर वितरण मान माइनस बहुलक बटे मानक विचलन। इसमें इसका वैल्यू दिया गया है, उसे हम पुट करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा -2। आगे है क्वेश्चन नंबर 92। किसी बहुरैखिक समाश्रयन जिसमें 4 स्वतंत्र चर हैं, समग्र समाश्रयन के महत्ता का परीक्षण किया जाना है। किस परीक्षण का उपयोग किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2F परीक्षण। इसकी व्याख्या किसी बहुरैखिक समाश्रयन जिसमें 4 स्वतंत्र चर हैं, समग्र समाश्रयन की महत्ता का परीक्षण F परीक्षण का उपयोग कर किया जाएगा। Z परीक्षण में प्रतिदर्श सामान्य रूप से वितरित माना जाता है। एक Z स्कोर की गणना जनसंख्या माध्य और जनसंख्या विचलन जैसे मानदंडों के साथ की जाती है और इसका उपयोग इस परिकल्पना को मान्य करने के लिए किया जाता है कि लिया गया प्रतिदर्श उसी जनसंख्या का है। F परीक्षण का उपयोग दो जनसंख्या विचरण की समानता व असमानता को जांचने के लिए किया जाता है। यह दो विचरणों के अनुपात की तुलना करके ऐसा करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 93। 1000 कृषकों की जनसंख्या से 100 का प्रतिदर्श लिया जाता है, जिसमें सीमांत छोटे और बड़े कृषक शामिल किए जाने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श। इसकी व्याख्या है स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श सबसे अधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी। इसके अंतर्गत 1000 कृषकों की जनसंख्या से 100 का प्रतिदर्श लिया जाता है, जिसमें सीमांत छोटे और बड़े कृषक शामिल किए जाते हैं। स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिदर्श में विशिष्ट विशेषताओं जैसे जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर एक आबादी को समरूप उप जनसंख्या में विभाजित करते हैं, जिन्हें स्तर कहा जाता है। फिर प्रत्येक स्तर को एक अन्य प्रायिकता प्रतिदर्श विधि का उपयोग करके प्रतिदर्श प्राप्त किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 94। रिकर्सिव सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रत्येक समीकरण में OLS का पृथक अनुप्रयोग करके प्राचालों का तर्क संगत आकलन किया जा सकता है। अन्य B है, अन्य समीकरणों में स्वतंत्र चर अन्य पदों के साथ संबंधित हो सकते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 3, A और B दोनों। इसकी व्याख्या प्रत्येक समीकरण में OLS का पृथक अनुप्रयोग करके प्रचालों का तर्कसंगत आकलन किया जाता है और अन्य समीकरणों में स्वतंत्र चर अन्य पदों के साथ संबंधित हो सकते हैं। दोनों कथन सही है। रिकर्सिव प्रणाली के अंतर्गत वर्तमान आउटपुट परिणाम पिछले आउटपुट और इनपुट पर निर्भर करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 95। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर सही है हो जाएगा पहला स्क्वायर परीक्षण, B का हो जाएगा इकाई मूल परीक्षण का पहला स्थिरता, C का फिशर का A परीक्षण हो जाएगा चौथा समग्र समाश्रयन के महत्व का परीक्षण, D गेंगर परीक्षण इसका हो जाएगा दूसरा कारणत्व। इसकी व्याख्या है आकस्मिकता तालिका का उपयोग एक्स स्क्वायर परीक्षण के लिए किया जाता है। इकाई मूल परीक्षण स्थिरता का मापन करने के लिए किया जाता है।
यह परीक्षण करता है कि क्या समय श्रृंखला का माध्य विचरण और सह प्रसरण समय स्वतंत्र है। फिशर का यह परीक्षण समग्र समाश्रयन के महत्व का परीक्षण है। गेंगर परीक्षण कारणत्व का जांच के लिए उपयोग किया जाता है, अतः विकल्प 1 सही उत्तर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 96। आकलन की समयानुकृत न्यूनतम वर्ग विधि निम्नलिखित में से किस समस्या से निपटने में उपयुक्त नहीं होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सी और डी, यानी कि बहुसमरैखिकता और डी चरों में त्रुटियां। इसकी व्याख्या आकलन की सामान्यीकरण न्यूनतम वर्ग विधि बहुसमरैखिकता तथा चरों में त्रुटि समस्याओं से निपटने में उपयुक्त नहीं होगी। बहुसमरैखिकता वह स्थिति है जब दो या अधिक स्वतंत्र चरों के मध्य सहसंबंध पाया जाता है तथा इनमें से एक में वृद्धि होने पर स्वभावतः दूसरे में भी वृद्धि हो सकती है। स्वतंत्र चरों का यह संबंध धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही प्रकार का हो सकता है। चरों में त्रुटियां एक ऐसी स्थिति है जहां या तो आश्रित चर या कुछ स्वतंत्र चर को त्रुटि से मापा जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 97। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सोलो, इसका हो जाएगा आंसर तीसरा। बी डोमर, इसका हो जाएगा चौथा। सी जॉन रॉबिन्सन, इसका हो जाएगा पहला। हैरोड, इसका हो जाएगा दूसरा। आगे क्वेश्चन नंबर 98। नीचे दिए गए आरेख में सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बिंदु पर कीमत निर्धारित करनी चाहिए जिससे एकाधिकार में एक सामाजिक इष्टतम परिणाम प्राप्त हो। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा बिंदु सी पर, यानी कि यहाँ पर। इसकी व्याख्या सरकार द्वारा बिंदु सी पर कीमत निर्धारित करनी चाहिए जिससे एकाधिकार में एक सामाजिक इष्टतम परिणाम प्राप्त हो। एकाधिकार में संतुलन MC बराबर MR, P ग्रेटर देन MR। सी बिंदु पर MC वक्र को AC वक्र नीचे से काट रहा है, यह संतुलन की आवश्यक दशा है। सी बिंदु पर कीमत निर्धारित करने पर लोगों का न्यूनतम शोषण होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 99। यदि उत्पादक द्वारा उपयोग में लाए गए प्रत्येक आगत के लिए भुगतान की गई कीमत उसके सीमांत उत्पाद के मूल्य के बराबर है तो वह निम्नलिखित में से क्या अर्जित करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा शून्य अति प्रसामान्य लाभ। इसकी व्याख्या शून्य अति प्रसामान्य लाभ उत्पादक द्वारा अर्जित किया जाएगा यदि उसके द्वारा उपभोग में लाए गए प्रत्येक आगत के लिए भुगतान की गई कीमत उसके सीमांत उत्पाद के मूल्य के बराबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100। 1/2/2018 को घोषित 2018-19 के केंद्रीय बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वित्तीय घाटा। वर्ष 2018-19 को घोषित केंद्रीय बजट के संबंध में वित्तीय घाटा 3.5% नहीं बल्कि 3.4% रहा था। सरकार को प्राप्त कुल राजस्व तथा कुल व्यय के बीच का अंतर वित्तीय घाटा कहलाता है।